दोस्तों ये स्टोरी का 51 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे हैं तो हमने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। धीरे धीरे शादी की तैयारी जोरों पर आ गई। रात हो गई और शिवाय और दिव्यांश शादी के लिए रेडी हो गए। थोड़ी देर में बारात निकलने वाली थी। दिव्यांश और शिवाय की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। धीरे धीरे पूरे शोर शराबे के साथ बारात निकल गई। दिव्यांश और शिवाय घोड़ी पर बैठे हुए थे। सब बहुत खुश थे। ऐसा लग रहा था दो राजकुमार की बारात निकल रही है। दिव्यांश तो पहचान में भी नहीं आ रहा था क्योंकि वह ज्यादातर 3 पीस सूट ही पहनता था, लेकिन आज शादी की शेरवानी और सिर पर पगड़ी उसे सच में कोई राजकुमार बना रही थी। वहीं सिवाय वह भी दिव्यांश से कम हैंडसम नहीं लग रहा था। दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट अलग ही नजर आ रही थी। राजवीर भी सोकर उठ गया था। राजवीर का सिर भारी हो रहा था और उसे फिर से वह सारी बातें याद आई जो उसने नशे में रूही से कही थी। राजवीर ने अपने सिर पर हाथ मार लिया। उसने आसपास नजर घुमाई तो रूही वहां नहीं थी। कमरे की हालत देखकर राजवीर समझ गया कि रूही तैयार होकर चली गई है। राजवीर को लगा कि रूही उससे नाराज हो गई है। राजवीर सोच रहा था कि वह रूही को कैसे फेस करेगा। उसने ड्रिंक करके एक नहीं 2 बार गलती कर दी। कुछ सोचकर राजवीर भी तैयार हो गया और नीचे बारात में शामिल होने के लिए आ गया। राजवीर की नजर रूही पर पड़ी तो रूही बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक उदासी थी। राजवीर को लगा कि शायद उसके लव कन्फेशन की वजह से रूही परेशान है, लेकिन रूही की परेशान होने की वजह राजवीर नहीं बल्कि अभय था। सब डांस कर रहे थे तो हर्षवर्धन ने भी राजवीर का हाथ पकड़कर खींच लिया। राजवीर भी थोड़ा सा डांस करने लगा। थोड़ी देर बाद वीरा ने भी रूही का हाथ पकड़कर खींच लिया और रूही वह भी डांस करने लगी। रूही बेमन डांस कर रही थी। डांस करते करते राजवीर और रूही एक दूसरे को देख रहे थे। राजवीर को अपने ऊपर बहुत शर्म आ रही थी और वहीं रूही का तो जैसे चेहरा ही उतरा हुआ था। ऐसे ही डांस करते करते बारात राजावत हाउस पहुंच गई। वहीं आर्या और दृष्टि भी आज बहुत सुंदर लग रही थी। उन्हें देखकर सांझ भी बहुत खुश थी। तभी शौर्य आया और उसने अपनी बहनों को देखा तो उसकी आंखों में पानी था। दृष्टि तो देख नहीं सकती थी, लेकिन आर्या ने शौर्य की आंखों की तरफ देखते हुए कहा कि आप रो क्यों रहे हैं। शौर्य पंजों के बल आर्या के पास बैठता हुआ बोला, तुझे पता है मैं हमेशा ऐसे ही सोचता था कि मैं अपने दोनों बहनों की शादी ऐसे ही करूंगा, लेकिन तुझे तो पता ही है हम तीनों भाई बहन ने कैसे दिन देखे हैं। उसके चलते मैं कभी भी तुम दोनों को वह खुशियां नहीं दे पाया जो मुझे देनी चाहिए थी, लेकिन आज मैं तुम दोनों को ऐसे देखकर बहुत खुश हूँ। दृष्टि ने प्यार से शौर्य का हाथ पकड़ा और उसकी हथेली पर किस करके कहा, तुम्हें पता है शौर्य भैया, तुम दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो, सबसे अच्छे। कोई भी भाई तुम्हारे जैसा नहीं हो सकता, कोई भी नहीं। इतना कहते हुए दृष्टि की आंखों में भी आंसू आ गए। शौर्य ने अपनी बहन की आंखों में से आंसू पोंछे और उसके बालों में किस करके कहा, अभी से रोने लगी, फिर विदाई में क्या करोगी। इस पर आर्या ने हंसते हुए इशारों में कहा, विदाई में तो खुशी खुशी जेठ जी के पास जाकर बैठ जाएंगी और सबको टाटा बाय बाय करके चली जाएंगी। आर्या के इशारे समझकर शौर्य जोर जोर से हंसने लगा। शौर्य की हंसी जब दृष्टि के कानों में पड़ी तो उसने भी हैरानी से पूछा, अब आप हंस क्यों रहे हैं। इस पर शौर्य ने दृष्टि को आर्या की बात समझाते हुए कहा, आर्या कह रही है कि दृष्टि तो खुश होकर टाटा बाय बाय करके चली जाएगी। दृष्टि ने भी आर्या को चिढ़ाते हुए कहा, क्यों नहीं, जैसे तुम खुशी खुशी शिवाय के साथ विदा हो जाओगी ऐसे मैं भी खुशी खुशी मिस्टर रघुवंशी के साथ विदा हो जाऊंगी। इस पर तीनों भाई बहन हंसने लगे। वहीं गेट के पास वंशिका और वरदान अपने तीनों बच्चों को देख रहे थे। दोनों की आंखें नम थी। वरदान ने वंशिका को संभालते हुए कहा, तुम्हें पता है तुम्हारा भतीजा उम्र से ज्यादा बड़ा है, इसने दोनों बहनों को बहुत अच्छे से संभाल कर रखा है। अगर यह नहीं होता तो यह दोनों बहनें हंसना मुस्कुराना भूल जाती, लेकिन शौर्य हर कदम पर अपनी बहनों के लिए लड़ा रहा।
दिव्यांश से लड़ा, शिवाय से लड़ा और आज देखो किस्मत का खेल, दिव्यांश और शिवाय को ही अपनी बहन सौंप रहा है। सच कहता हूँ वंशिका, शौर्य जैसा भाई, शौर्य जैसा बेटा, शौर्य जैसा पति नसीब वालों को ही मिलता है। वंशिका की आंखों में तो पानी बह गया। उसने वरदान के सीने पर सिर रखकर कहा, रजावत साहब, आप जानते हैं जब मैंने आर्या को जन्म दिया था उस वक्त शौर्य बहुत खुश हुआ था। 6 साल का था शौर्य और इस 6 साल के बच्चे ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बुआ मैं आपके छोटे बाबू का बहुत ध्यान रखूंगा। उस वक्त मेरी आंखों में पानी आ गया, लेकिन शौर्य उसने अपना वादा निभाया। उस छोटे से बच्चे ने जो वादा बचपन में किया था उसने वह अपनी जवानी तक निभाया। शौर्य कभी अपने लिए जिया ही नहीं, हमेशा साये की तरह अपनी बहनों के पास ही रहा। लेकिन अब मैं चाहती हूँ मेरा शौर्य अपने लिए जिए, एक अच्छी सी लड़की इसकी जिंदगी में भी आ जाए। वरदान ने वंशिका को संभालते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अब चलो, अभी से रोने लगोगी तो विदाई के वक्त क्या करोगी। वंशिका ने अपने आंसू पोंछ कर कहा, वरदान साहब आप तो रोने भी नहीं देते। वरदान ने वंशिका की आंखों से आंसू साफ करते हुए कहा, क्योंकि मुझे तुम्हारे आंसू पसंद नहीं है, इनसे मेरी तगड़ी वाली दुश्मनी है और मैं अपने दुश्मन को अपने प्यार के पास बर्दाश्त नहीं कर सकता। वरदान की बात सुनकर वंशिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। थोड़ी देर में बारात रजावत हाउस पहुंच गई। वंशिका के हाथ में आरती की थाली थी और वह अपने दोनों जमाई की आरती उतारने के लिए चौखट पर खड़ी थी। थोड़ी देर बाद शौर्य दिव्यांश की घोड़ी के पास गया और उसने सहारा देकर दिव्यांश को घोड़ी से उतार दिया और फिर इज्जत के साथ रजावत हाउस की चौखट तक ले आया। वंशिका ने पहले दिव्यांश की आरती उतारी और इज्जत के साथ अंदर लेकर आई और तभी शौर्य वापस से गया शिवाय के पास। शिवाय को देखकर शौर्य को हंसी आ गई और बोला, तुझे भी उतारना पड़ेगा। इस पर शिवाय ने कहा, नहीं मुझे मत उतार, बस आर्या को बाहर ले आओ, मैं पृथ्वीराज चौहान बनकर अपनी संयोगिता को ले जाऊंगा। शिवाय की बात सुनकर शौर्य को हंसी आ गई। शौर्य शिवाय के घोड़ी के पास गया और उसे भी सहारा देकर उतार कर बोला, पक्का तू मेरी बहन से शादी करेगा। शिवाय ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, सॉरी यार, तुझे पता है मैं ऐसी जगह नर्वस हो जाता हूँ, ऊपर से तू मेरी खिंचाई कर रहा है, आज छोड़ देना। सॉरी ने बोला, क्यों छोड़ दूँ, तूने छोड़ा था मुझे, जो मैं छोड़ दूँ, आज तो तेरी अच्छे से बैंड बजाऊंगा। शिवाय ने उम्मीद भरी नजरों से सौर्य को देखा। सौर्य ने शिवाय को गले लगा कर कहा, अगर मेरी बहन को जरा सा भी खरोंच आई तो मैंने एक बार तुझे माफ कर दिया, दूसरी बार नहीं करूंगा। इतना कहकर सौर्य ने किलर लुक शिवाय को दिया। शिवाय ने धीरे से कहा, भाई मैं वैसे ही नर्वस हो रहा हूँ, ऊपर से तू मुझे और डरा रहा है। इस पर सौर्य ने कहा, ज्यादा मासूम मत बन, तू कितना डरता है यह सब जानते हैं, एक एक रीडर को पता है कि तू कितना मासूम है, तो अब चुपचाप चल। इतना कहकर शौर्य बहुत इज्जत के साथ शिवाय को अंदर ले जाने लगा। तो शिवाय ने कहा, यार तेरी इज्जत ना मुझे रास नहीं आ रही। इस पर शौर्य ने कहा, मुझे लग ही रहा था कि तुझे इज्जत दे तो रहा हूँ, लेकिन तुझे पचेगी नहीं। खैर आज जैसे तैसे एडजस्ट कर ले, कल से तुझे शौर्य राजपूत का असली चेहरा दिखा दूंगा। शौर्य और शिवाय बात करते हुए चौखट तक आ गए। वंशिका को देखकर शिवाय ने आंख मार दी। वंशिका की आंखें फैल गई। हर्षवर्धन ने शिवाय की शरारत देख ली और उसने वही शिवाय के सिर पर हल्का सा मार कर कहा, तूने कसम खा रखी है कि तू सुधरेगा नहीं। इस पर शिवाय ने कहा, आप गलत समझ रहे हैं चाचू, यह मेरा तरीका है सासू माँ को थैंक यू बोलने का कि उन्होंने मेरे लिए इतनी प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। वरदान ने कहा, अच्छा और मुझे कौन थैंक यू बोलेगा। इस पर शिवाय ने कहा, आपको थैंक यू तब बोलूंगा जब आप मुझे एक छोटा सा साला देंगे। वह क्या है ना, शौर्य को देखकर मैं पक गया हूँ। शिवाय की इतनी बेशर्मी बात सुनकर तो वंशिका को शर्म आ गई, वहीं वरदान के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और हर्षवर्धन ने अपने सिर पर हाथ मारकर कहा, शिवाय कहीं तो सोच कर बोल लिया कर, मुझे लगता है अगर किसी को पता चल गया कि तू मेरा भतीजा है तब तो मैं शर्म के मारे मर ही जाऊंगा। ऐसे ही मजाक करते हुए वंशिका ने शिवाय के भी आरती उतारी और फिर इज्जत के साथ शिवाय को रजावत हाउस के अंदर ले गई। वहीं राजवीर रूही से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रूही तो जैसे राजवीर को इग्नोर कर रही थी और यही बात राजवीर को
बहुत बुरी लग रही थी। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने दूसरी बार अपने दिल पर काबू नहीं रखा और रूही के सामने अपने दिल की सारी बात बता दी। धीरे धीरे शादी की रस्में शुरू होने लगी। दिव्यांश राजकुमार की तरह मंडप में बैठा हुआ शादी की विधि पूर्ण कर रहा था। मंत्रों के उच्चारण हो रहे थे। दिव्यांश बड़ा था, इसीलिए पहले उसके फेरे होने थे। दिव्यांश मंडप में बैठा था और तभी पंडित जी ने कहा, फेरों के लिए वधू को बुलाइए। और यह सुनते ही दिव्यांश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, जिसे सिवाय विराज ने देख लिया। दोनों ही चिल्लाकर बोले, हाँ हाँ, हंस ले, शादी से पहले सब ऐसे ही हंसते हैं, बाद में भाभी की शिकायत लेकर हमारे पास ही आना है। विराज ने दिव्यांश की एक्टिंग करते हुए कहा। विराज, आज दृष्टि ने मुझे खाना नहीं दिया, बेलन से पिटाई की, वह अलग। यह सुनते ही दिव्यांश के साथ साथ सब हंसने लगे। विराज के बराबर में शिवाय भी हंस रहा था। विराज ने शिवाय को देख कर कहा, आप क्या हंस रहे हैं? आपकी हालत तो इससे भी ज्यादा बुरी होगी। आप तो आर्या भाभी आपसे घर का सारा काम करवाएंगी, झाड़ू पोछा बर्तन। आप तो सुबह सुबह ही उठकर अपनी महबूबा के लिए चाय बनाएंगे। यह सुनकर शिवाय ने एक पंच विराज के मुंह पर मारा और विराज की हंसी छूट गई। शिवाय ने पॉइंट करके मुस्कुराते हुए कहा, ज्यादा मत बोल वरना तेरी पोल पट्टी अभी खोल दूंगा। यह मत सोच कि जो तू करता है वह किसी को नहीं पता। जितना चाचू को पता है उससे ज्यादा तो मुझे पता है तेरे बारे में। शिवाय की धमकी सुनकर विराज समझ गया कि वह वीरा के बारे में बात कर रहा है। विराज ने अपने बालों में हाथ मारते हुए कहा, अरे बड़े भाई, आप तो नाराज हो गए, मैं तो मजाक कर रहा था। शिवाय बोला, अपने मजाक को अपने पास रख, ऐसा ना हो मैं तेरा मजाक किसी के सामने बनाकर रख दूं। शिवाय की बात सुनकर विराज चुपचाप एक जगह बैठ गया। विराज जानता था अगर उसने एक और शब्द कहा तो शिवाय सच में वीरा के सामने उसकी पोल पट्टी खोल देगा। विराज वीरा को लेकर अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं था, लेकिन उसके दिल में प्यार का झुनझुना तो बज ही रहा था। वही मंडप में दिव्यांश दृष्टि का इंतजार कर रहा था और तभी दृष्टि सामने से आती हुई नजर आई। दृष्टि ने रेड कलर का ब्राइडल लहंगा पहना हुआ था। ग्रीन कलर की ज्वेलरी जो उसके लहंगे की शोभा और बढ़ा रही थी। दृष्टि इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी। दिव्यांश की नजर तो दृष्टि पर ही ठहर गई। दिव्यांश कुछ सेकंड के लिए भूल ही गया कि वह कहाँ बैठा है और एक टक दृष्टि को ही देखता रहा। दिव्यांश के दिल की धड़कनें भागने लगी। जैसे जैसे दृष्टि भागने लगी, जैसे जैसे दिव्यांश के करीब आ रही थी, वैसे वैसे दिव्यांश को भी घबराहट हो रही थी। लेकिन दिव्यांश ने अपनी घबराहट बाहर नहीं आने दी। दिव्यांश इस वक्त इमोशनल हो रहा था, लेकिन मजाल उसने अपनी फीलिंग्स को जरा सा भी बाहर आने दिया हो। दिव्यांश ने बहुत स्ट्रिक्टली अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर लिया और देखते ही देखते दृष्टि मंडप तक आ गई। वंशिका ने दृष्टि को मंडप में दिव्यांश के पास बैठा दिया। दिव्यांश की नजर अब भी दृष्टि पर ही थी। तभी शिवाय की आवाज दिव्यांश के कानों में आई, अब देखता ही रहेगा या फेरे भी लेगा? यह सुनकर दिव्यांश घूम गया और दिव्यांश के गाल लाल हो गए। धीरे धीरे मंत्रों का उच्चारण होने लगा। दिव्यांश और दृष्टि फेरों की विधि पूरी करने लगे। वहीं दूसरी तरफ राजवीर रूही का हाथ पकड़कर रजावत हाउस के गार्डन में एक कोने में ले आया जहां कोई नहीं था। राजवीर ने रूही का हाथ झटकते हुए कहा, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? रूही क्या बोलती कि वह राजवीर को इग्नोर क्यों कर रही है? जब वह राजवीर को सब कुछ बताना चाहती थी तब राजवीर सुनने की हालत में नहीं था और अब राजवीर को कुछ भी बताने का फायदा नहीं था। रूही ने अभय की बात मान ली थी और यही रूही की सबसे बड़ी गलती थी। रूही को यह भी नहीं पता था कि आखिर अभय चाहता क्या है। रूही को अंदर ही अंदर घबराहट हो रही थी कि जब चाचू को उसकी हरकत का पता चलेगा तो क्या होगा। राजवीर ने फिर पूछा, रूही मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्यों इग्नोर कर रही हो? रूही के सिर में दर्द था। राजवीर से फिलहाल बात नहीं करना चाहती थी। इस वक्त रूही अकेले रहना चाहती थी, इसलिए उसने राजवीर की बातों को जताते हुए कहा, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रही, चलो चलते हैं अंदर। दिव्यांश भैया की शादी की रस्म शुरू हो गई है।
रूही जैसे ही जाने को हुई, राजवीर ने फिर से उसका हाथ पकड़कर कहा, रूही मेरे सवालों का जवाब दो। जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? मैं नशे में था, मुझे नहीं पता मेरी ड्रिंक में किसी ने क्या मिला दिया और इसीलिए मैंने तुम्हें वह सब कह दिया। अगर तुम्हें उस बात का बुरा लगा हो तो मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तुम इस रिश्ते से आज़ाद हो। जब चाहो मुझे डाइवोर्स देकर जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। राजवीर रूही को नहीं रोकेगा, यह सुनकर रूही का दिल बैठा जा रहा था। रूही कहीं ना कहीं चाहती थी कि राजवीर होश में अपने दिल की बात कहे, उसे जाने से रोक ले, लेकिन राजवीर तो खुद ही बहुत कंफ्यूज था। वह नशे में कुछ बोलता था और होश में कुछ और। राजवीर की ऐसी आदत से रूही अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। ना तो राजवीर खुलकर अपने प्यार को एक्सेप्ट कर पा रहा था और ना ही रूही को रोकने की कोशिश कर रहा था। राजवीर की बात रूही के दिल को छलनी कर रही थी। एक तो पहले ही रूही ने अभय की बात मान ली थी, ऊपर से राजवीर की ऐसी बातें उसका दिमाग और ज्यादा खराब कर रही थी। अचानक ही रूही ने पलटकर राजवीर की तरफ देखकर नम आंखों से कहा, तुम सच में चाहते हो मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊं? अब राजवीर के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। वह रूही को ही देखता रहा और रूही की बातों का मतलब समझने की कोशिश करने लगा। इतने में रूही ने फिर कहा, बताओ राजवीर, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊं? क्या सच में जब तुम नशे में होते हो तो सच नहीं बोलते, जब तुम नशे में होते हो तो झूठ बोलते हो? बताओ मैं कौन से राजवीर पर भरोसा करूं? वह जो नशे में अपने दिल की बात मुझे बोलता है, या वह राजवीर जो हमें होश में रहकर मुझे कहता है कि जब चाहे डाइवोर्स देकर चली जा सकती हो? राजवीर चुपचाप खड़ा रहा और रूही कंटिन्यू राजवीर के कुर्ते की कॉलर पकड़े अपने सवालों के जवाब का इंतजार करती रही। राजवीर की चुप्पी कह रही थी कि वह नहीं चाहता है कि रूही उसकी जिंदगी से चली जाए। रूही ने फिर कहा, तुम नहीं चाहते ना मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊं? तो यह बात तुम होश में क्यों नहीं बोलते? हमेशा प्यार का इजहार नशे का सहारा लेकर ही क्यों करते हो? एक बार होश में बोलकर तो देखो। राजवीर ने अभी कुछ नहीं कहा। रूही समझ गई कि राजवीर उसके सवालों का जवाब नहीं देगा। रूही राजवीर के कुर्ते से अपने हाथ हटा ली और जाने लगी और तभी राजवीर ने रूही की कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और रूही राजवीर के सीने पर जा लगी। रूही ने हैरानी से राजवीर को देखा और राजवीर ने रूही की आंखों में देखते हुए कहा, तुम सच में होश में सुनना चाहती हो तो सुनो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। कब से करता हूँ मुझे नहीं पता, शायद जब पहली बार तुम्हें एयरपोर्ट पर देखा था तब से ही करता हूँ। अपने दिल को रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं रुका। जानता हूँ तुम्हारे लायक नहीं हूँ, फिर भी अपने दिल को बहुत समझाया पर दिल रुक ही नहीं रहा था और तुम्हारी तरफ ही खींच रहा था। चाचू ने भी मेरे दिल की हालत समझ ली थी और उन्हें लगता था कि उनकी रूही के लिए मुझसे ज्यादा अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने चाचू को भी समझा दिया कि मैं रूही को वह सब नहीं दे पाऊंगा जो रूही डिजर्व करती है, इसलिए तुमसे दूर भागता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि किस्मत ने हम दोनों का साथ लिख दिया है। मैं पहले से ही जानता था अभय अच्छा लड़का नहीं है और तुम्हें कई बार रोकने की कोशिश भी की, लेकिन तुम तो अभय के प्यार में अंधी हो गई थी। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में लाना नहीं चाहता था, लेकिन अभय की जिंदगी में जाने भी नहीं देना चाहता था। देखते ही देखते हम दोनों की शादी हो गई। मैं तो इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं जानता था तुम्हारे लायक नहीं हूँ। रूही को कहीं ना कहीं राजवीर का होश में किया हुआ कन्फेशन अच्छा लग रहा था, लेकिन तभी उसके कानों में राजवीर के कुछ शब्द और गूंजे, मैं तुम्हें इस रिश्ते से आजाद कर रहा हूँ। मैं कभी भी तुम्हें जबरदस्ती के रिश्ते में नहीं बांधना चाहता। मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करती और ना ही कभी कर पाओगी। तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, अपने करियर पर ध्यान दो, अपनी जिंदगी में जो करना चाहती हो वह करो। मैं तुम पर घर गृहस्थी की जिम्मेदारी नहीं थोपना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरे जैसे लड़के के लिए तुम अपनी जिंदगी डेडिकेट कर दो और मैं जानता हूँ तुम करोगी भी नहीं, इसलिए मुझे तुमसे उम्मीद भी नहीं। इसलिए कहता हूँ डाइवोर्स दो और चली जाओ मेरी जिंदगी से और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो।
राजवीर ने रूही को खुद से दूर कर दिया और वहां से चला गया। रूही एकटक राजवीर को ही देखती रही। रूही के दिल में जो राजवीर के लिए प्यार के संगीत बजे थे वह एकदम से बंद हो गए। उसने अपने कानों पर यकीन नहीं था कि राजवीर उसे प्यार तो करता है लेकिन अपनी जिंदगी में नहीं चाहता। रूही का दिल तो अभय ने पहले ही तोड़ दिया था और अब उसकी उम्मीद भी राजवीर ने तोड़ दी थी। रूही जहां खड़ी थी झटके से वहां बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। रूही को इस वक्त राजवीर की जरूरत थी, एक सहारे की जरूरत थी, लेकिन ना तो रूही को वह सहारा मिला और ना ही राजवीर का साथ। इस वक्त किस दौर से वह गुजर रही थी रूही ही जानती थी। वह चाह कर भी किसी को नहीं बता सकती थी कि अभय उसे ब्लैकमेल कर रहा था और उसने अभय की बात मान ली है। वहीं राजवीर भी वॉशरूम में आकर अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर भी उसकी आंखें लाल हो गईं। राजवीर को खुद नहीं पता था वह क्या कर रहा है। वह रूही को अपनी जिंदगी में चाहता था, लेकिन यह नहीं चाहता था कि रूही जैसी लड़की पर गृहस्थ जीवन का बोझ पड़ जाए। रूही एक आजाद ख्यालों की थी और राजवीर उसे कैद करके नहीं रखना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ मंडप में दिव्यांश और दृष्टि के फेरे हो रहे थे। राजावत परिवार और रघुवंशी फैमिली दोनों ही बहुत खुश थे, खासकर हर्षवर्धन, क्योंकि उसका दिव्यांश तो कभी किसी लड़की के करीब गया ही नहीं था। दिव्यांश रिया से शादी भी अपनी मां के कहने पर कर रहा था और उसे रिया पसंद भी थी, लेकिन किस्मत ने दिव्यांश का साथ दृष्टि के साथ लिखा था और इसीलिए रिया दिव्यांश से दूर हो गई। पंडित जी ने कन्यादान करने के लिए वरदान की तरफ देखते हुए कहा, जजमान कन्यादान कर दीजिए। वरदान ने शौर्य की तरफ देखते हुए कहा, जाओ शौर्य। इस पर शौर्य ने हाथ जोड़कर कहा, फूफा जी प्लीज, इतना बड़ा भी नहीं हूँ कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा लूं। आप और बुआ जी नहीं होते तो यह जिम्मेदारी मैं बखूबी उठाता, लेकिन अब घर के बड़े आप और बुआ जी हैं तो बेहतर होगा कन्यादान भी आप ही करें। शौर्य की बात सुनकर वरदान इमोशनल हो गया। वरदान ने कहा, शौर्य सच में तू बहुत अच्छा है, तू काश मेरा सगा बेटा होता। इस पर शौर्य ने कहा, आप प्रोसेसिंग स्टार्ट तो कीजिए, आपके बेटे को मैं बिल्कुल अपने जैसा बना दूंगा। यह सुनकर वरदान को हंसी आ गई और उसने शौर्य के गाल पर हल्का सा मार कर कहा, सिचुएशन कोई भी हो, तू और सिवाय सुधरने वाले नहीं हो। शौर्य के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वरदान ने वंशिका की तरफ देखा और वंशिका ने अपना हाथ वरदान के हाथ पर रख दिया और दोनों ही मंडप में चले गए और फिर पूरी विधि के साथ उन्होंने दृष्टि का कन्यादान कर दिया। कन्यादान करते हुए वंशिका बहुत इमोशनल हो गई थी, उसकी तो आंखों में पानी आने लगा था। इस पर वरदान ने कहा, खुद को संभालो वंशिका, अभी तो हमें अपनी दूसरी बेटी का भी कन्यादान करना है। देखते ही देखते विवाह संपन्न हो गया। दिव्यांश दृष्टि दोनों ही खुश थे। सही मायने में वह पति पत्नी बन गए थे और अब अपनी एक अच्छी जिंदगी बिता सकते थे, लेकिन नियत ने अभी उन दोनों की जिंदगी में और परीक्षाएं लिखी थी। दिव्यांश ने दृष्टि का हाथ पकड़ा और उसे धीरे धीरे हर्षवर्धन के पास ले आया और फिर दिव्यांश और दृष्टि ने हर्षवर्धन और हीर के पैर छुए। हर्षवर्धन और हीर ने भी उन दोनों को बहुत सारा आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद हर्षवर्धन ने तो दिव्यांश को गले ही लगा लिया और दिव्यांश ने भी अपने चाचू को कसकर गले लगा लिया। हर्षवर्धन ने धीरे से कान में कहा, तो मिल गई तेरी शिकंजी तुझे। शिकंजी सुनकर दिव्यांश के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। सिवाय उनके पास आ गया और बोला, अगर आपको अपने फेवरेट भतीजे को गले लगाने से फुर्सत मिल गई हो तो जरा इस नाचीज के बारे में भी सोच लो। मैं भी कितनी देर से अपनी छुईमुई का इंतजार कर रहा हूँ। जरा पंडित जी को थोड़ी सी रिश्वत दीजिए ताकि वह मुझे और छुईमुई को भी मंडप में आने के लिए कहें। थोड़ी देर बाद सिवाय भी मंडप में बैठता हुआ शादी की रस्में कर रहा था। सिवाय की शादी हो रही थी, यह बात रघुवंशी फैमिली को पच नहीं रही थी, क्योंकि सिवाय शादी के लिए बना ही नहीं था। लेकिन अचानक ही उसकी जिंदगी में आर्या आ गई और आर्या के आने से सिवाय काफी हद तक बदल गया था, वरना सिवाय हमेशा ही शादी के नाम के झमेले से दूर ही रहता था। लेकिन सिवाय उसने तो हर्षवर्धन की शादी में ही आर्या से शादी कर ली थी। अब तो वह दुनिया को दिखाने के लिए शादी कर रहा था।
सांझ बैठी हुई थी और तभी शौर्य जाकर हर्षवर्धन के पास बैठ गया। हर्षवर्धन ने कहा, शौर्य, यकीन नहीं आता, तुम्हारा दोस्त शादी कर रहा है, वह भी तुम्हारी बहन से, जबकि इसकी तो वह अमेरिकन ब्यूटी थी ना, उससे ब्रेकअप हो गया इसका। इस पर शौर्य ने कहा, कौन अमेरिकन ब्यूटी? दिव्यांश ने भी कहा, अरे वह लड़की थी ना जिसे उसने पूरे कॉलेज में बता रखा था कि वह शिवाय की गर्लफ्रेंड है और इसीलिए शिवाय किसी का प्रपोज एक्सेप्ट नहीं करता था। विराज ने भी दिव्यांश की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ शौर्य, थी ना एक अमेरिकन ब्यूटी, क्या नाम था उसका? हाँ, नायरा या लायरा, ऐसा ही नाम था। पूरे कॉलेज को तो पता है कि शिवाय की अमेरिकन गर्लफ्रेंड है। शौर्य ने अपने माथे पर हाथ मार कर कहा, इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। आपको लगता भी है कि कोई गर्लफ्रेंड इसके साथ टिक सकती है? शौर्य की बात सुनकर सब हैरानी से शौर्य को देखने लगे। शौर्य ने अपनी बात जारी करते हुए कहा, अरे चाचू, वह तो यह लड़कियों से बचने के लिए झूठ बोलता था ताकि कोई लड़की इसे प्रपोज ना करे, फिर भी ना जाने कितनी ही लड़कियों ने इसे प्रपोज कर दिया है। यहाँ तक कि वन नाइट स्टैंड का ऑफर भी इसे मिला था। वह सबसे बचने के लिए कुछ तो कहता ही ना, इसलिए हर लड़की को यही कहता था कि उसकी अमेरिका में गर्लफ्रेंड है। बहुत सारी लड़कियां मान लेती थी और बहुत सारी लड़कियों को इस पर शक भी होता था, लेकिन बेचारी करती भी क्या, किसी के पास कोई प्रूफ नहीं था कि सिवाय झूठ बोल रहा है। शौर्य की बात सुनकर सबके मुंह खुला के खुला रह गए। हर्षवर्धन ने एक नज़र शिवाय को देखा, जो मंडप में बैठा हुआ पंडित जी की बात मानकर अग्निकुंड में आहुति दे रहा था। हर्षवर्धन ने हैरानी से कहा, यह लड़का कब क्या करता है किसी को कुछ नहीं पता, और मुझे लगा कि रघुवंशी फैमिली में एक अमेरिकन लड़की आएगी, और अब पता चल रहा है कि अमेरिकन लड़की तो है ही नहीं। यह लड़का है कि क्या है, सच में पता नहीं भाभी ने क्या खाकर पैदा किया है। मैं तो सोचता हूँ अगर मेरा बेटा इसके जैसा हो गया तो मैं पागल ही हो जाऊंगा। मैं तो एक ही सिवाय से इतना परेशान हूँ, अगर घर में दो सिवाय हो गए मुझे तो संन्यास लेना पड़ेगा। हर्षवर्धन की बात सुनकर सब हंसने लगे, लेकिन हर्षवर्धन यह सारी बातें बहुत हैरानी और सीरियस होकर बोल रहा था। उसे सच में यकीन नहीं था कि सिवाय पिछले 3 साल से अमेरिकन ब्यूटी के नाम से झूठ बोल रहा है। वहीं दूसरी तरफ रणविजय सिंह राणा, सरफराज, बलराज तीनों ही कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे थे। तीनों के हाथ में ही ड्रिंक थी और तीनों ने ही धमाका करने का प्लान बनाया हुआ था। तभी कॉन्फ्रेंस रूम का गेट खुला। तीनों ने नजर उठाकर कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ देखा तो नैना कपूर खड़ी थी। नैना कपूर अंदर आई और उन सबके साथ बैठते हुए बोली, मुझे क्यों बुलाया है? इस पर रणविजय सिंह ने कहा, तुम्हारा और हमारा दुश्मन एक ही है हर्षवर्धन, तो तुम्हारे बिना भी हम अपने दुश्मनों को निपटा सकते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए एक ऑफर है। इतना कहकर रणविजय सिंह ने नैना कपूर को कुछ समझाया। नैना कपूर ने सारी बातें सुनकर रणविजय सिंह राणा को देखकर कहा, यह सब करने में मेरा क्या फायदा है? तुम्हें तो राजपूत हवेली चाहिए और शौर्य का सारा बिजनेस, लेकिन मैं तुम्हारा साथ क्यों दूं? रणविजय सिंह ने कहा, नैना कपूर, शायद तुम भूल रही हो, तुम्हारे अबॉर्शन की रिपोर्ट अब भी हर्षवर्धन के पास है। क्या तुम्हें वह रिपोर्ट नहीं चाहिए, या तुम्हारा हीरोइन बनने का सपना खत्म हो गया? तुम हमारा साथ नहीं देना चाहती तो यहाँ से जा सकती हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हर्षवर्धन ने अगर पलट कर वार किया तो सबसे पहले तुम्हारे अबॉर्शन की रिपोर्ट मीडिया के पास जाएगी। नैना कपूर को सिवाय और दिव्यांश का किया हुआ बिहेवियर याद था। उसने भी कुछ सोचकर रणविजय सिंह राणा का साथ देने की डील एक्सेप्ट कर ली। वैसे भी नैना कपूर ने नित्या से वादा किया था कि वह राजवीर को उसके सामने लाकर खड़ा कर देगी, और अगर रणविजय सिंह का साथ देगी तो नित्या को राजवीर मिल जाएगा और वह अपनी बेइज्जती का बदला ले लेगी, और उसे अपनी अबॉर्शन की रिपोर्ट हर्षवर्धन से निकलवाने में भी यही सब सोचकर नैना कपूर ने रणविजय सिंह के ऑफर को हाँ कर दी। तभी कॉन्फ्रेंस रूम का गेट फिर खुला। सामने अभय और अजय खड़े हुए थे। अजय और अभय भी आकर उनके साथ बैठ गए। सरफराज ने अजय की तरफ देखकर कहा,
कितना काम हो गया। अजय ने कहा, हो तो सारा गया है, अब तुम लोग रहोगे तभी प्लान को एग्जीक्यूट कर देंगे। इतना कहकर अजय ने लैपटॉप खोला और उसे चला दिया। लैपटॉप की स्क्रीन पर शिवाय की शादी चल रही थी, जिसे देखकर रणविजय सिंह के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने लैपटॉप की स्क्रीन को देखते हुए कहा, क्या लगता है सरफराज, इसकी शादी होने दे या नहीं? सरफराज ने कहा, मैं नहीं चाहता कि इन दोनों की शादी हो जाए। इन दोनों की शादी से पहले ही हमें अपने प्लान को अंजाम देना होगा। रणविजय सिंह ने कहा, ठीक है, इन दोनों की शादी नहीं होगी, लेकिन थोड़ा खुश तो इन्हें होने दो। मेरी सो कॉल्ड बेटी आर्या और इसकी छुई मुई को मंडप तक तो आने दो, फिर खेलते हैं मौत की होली। आज तो जाने जाकर रहेंगी और कोई किसी को नहीं बचा पाएगा। और यह सिवाय इसे तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बहुत जुबान चलती है इसकी, लेकिन पहले इसके सामने इसके चाचू को मारेंगे, इसकी छुई मुई को मारेंगे, उसके बाद इसकी जान लेंगे। मैं सिवाय को तड़पते हुए देखना चाहता हूँ। इसने मेरा कॉलर पकड़ा था ना, मैं इसकी सांस ही पकड़ लूंगा। वहीं दूसरी तरफ सिवाय भी मंडप में बैठा हुआ अपनी छुई मुई का इंतजार कर रहा था। सिवाय के दिल की धड़कनें भी तेज भाग रही थी। सिवाय को एक अजीब सा डर लग रहा था, लेकिन फिर उसे लगा शायद इस सिचुएशन में उसे डर लग रहा है, जबकि उसका डर उसे वार्न करने आया था। पंडित जी ने भी आर्या को आने के लिए कह दिया था। तभी सिवाय ने आंखों से इशारा करके वरदान को अपने पास बुलाया। वरदान भी शिवाय की बात समझकर उसके पास चला गया। वरदान ने धीरे से शिवाय के कान में कहा, क्या हुआ? शिवाय ने इस पर वरदान से कहा, पापा जी, मुझे डर लग रहा है। यह बात सुनकर वरदान के चेहरे पर हंसी आ गई और फिर उसने शिवाय की शक्ल देखकर कहा, तुम्हें भी डर लगता है? तुम्हें भी घबराहट होती है? यह तो बड़ी अनोखी बात है। इस पर शिवाय ने सीरियस होते हुए कहा, पापा समझ नहीं रहे, मुझे अजीब सी घबराहट हो रही है। इस पर वरदान ने फिर से हंसते हुए कहा, इस सिचुएशन में हो जाती है। जब मैंने वंशिका से मंदिर में शादी की थी तब मैंने ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया था, लेकिन तब भी मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। और तुम्हारे सामने तो यार इतने सारे लोग बैठे हैं, तुम्हारी घबराहट समझ सकता हूँ। शिवाय ने कहा, पापा यह बताइए सिक्योरिटी टाइट है कि नहीं? अब जाकर वरदान थोड़ा सीरियस हुआ। वरदान ने कहा, शिवाय सब कुछ ठीक है, तुम फेरों पर ध्यान दो। शिवाय ने कहा, नहीं, आप मुझे मेरा फोन लाकर दीजिए, दिव्यांश के पास होगा। वरदान कुछ बोलता उससे पहले ही शिवाय ने मंडप से ही दिव्यांश को आवाज लगाकर कहा, दिव्यांश यहाँ आओ। दिव्यांश भी शिवाय के पास चला गया। शिवाय ने कहा, दिव्यांश मेरा फोन कहाँ है? दिव्यांश बोला, शायद विराज के पास होगा। लेकिन हुआ क्या? तू अभी फोन का क्या करेगा? देख, इतनी मुश्किल से तो यह दिन आया है और यहाँ भी तू फोन पर लगा हुआ है। शादी कर ले, उसके बाद आराम से फोन देखना। शिवाय की घबराहट बढ़ती जा रही थी। शिवाय को सॉलिड वाइब्स आ रही थी कि कुछ गलत होने वाला है। शिवाय ने कहा, दिव्यांश पापा, मैं सच में कह रहा हूँ, कुछ गड़बड़ होने वाली है। जब भी कुछ गड़बड़ आती है तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, और देखो मेरे रोंगटे अभी खड़े हो रहे हैं। इस पर दिव्यांश ने शिवाय का मजाक बनाते हुए कहा, अरे सिचुएशन ही ऐसी है, मैं भी जब यहाँ बैठा था मुझे भी बहुत घबराहट हो रही थी। शिवाय कुछ बोलता उससे पहले ही उसकी नज़र सामने गई, जहाँ से आर्या ब्राइडल लहंगा पहने हुए आ रही थी। आर्या इस वक्त बहुत सुंदर लग रही थी। शिवाय ने आर्या को भी ऐसे ही नहीं देखा था। जैसे जैसे आर्या शिवाय के करीब आ रही थी, शिवाय की तो जैसे सांस ही अटक रही थी। दिव्यांश ने फिर शिवाय के कंधे पर हाथ मारकर कहा, अरे कुछ नहीं, घबराहट हो जाती है, तू परेशान मत हो, सब कुछ ठीक है, मैं हूं ना, तू बस अपनी और आर्या की शादी पर ध्यान दे। वरदान ने भी शिवाय को समझाते हुए कहा, शिवाय टेंशन मत लो, मेरे पास अब भी वह हथियार रखे हुए हैं, कुत्तों सालों को देख लेंगे, तुम बस शादी पर ध्यान दो। शिवाय ने अपनी घबराहट कंट्रोल कर ली और दिव्यांश और वरदान की बात मान ली। दिव्यांश वापस आकर अपनी जगह पर बैठ गया। धीरे धीरे आर्या भी आकर मंडप में बैठ गई। शिवाय ने आर्या को देखा और एक मुस्कुराहट पास कर दी, लेकिन उसके दिल में हजार तूफान चल रहे थे। उसे लग रहा था कहीं ना कुछ गड़बड़ जरूर है। उसने वरदान और दिव्यांश से बात करके देख लिया था। अब बचा राजवीर। शिवाय को राजवीर पर बहुत भरोसा था और वह जानता था राजवीर किसी भी बात को हल्के में नहीं लेता, इसलिए उसने अपनी
अपनी नज़र हॉल में दौड़ाई, लेकिन उसे राजवीर कहीं नहीं दिखाई दिया। वहीं मंडप में पंडित जी भी शिवाय और आर्या से पूजा की विधि संपूर्ण करवा रहे थे, लेकिन शिवाय का ध्यान बस राजवीर में था। लेकिन वह राजवीर को अपने पास बुलाए कैसे? उस हॉल में भी राजवीर दिखाई नहीं दे रहा था और वह जानता था अगर उसने दिव्यांश से अभी राजवीर को बुलाने के लिए कहा तो वह फिर से उसे समझा देंगे। कुछ सोचकर शिवाय ने धीरे से आर्या से कहा, आर्या तुम अपना फोन लेकर आई हो? यह सुनकर आर्या ने हैरानी से शिवाय को देखा, जैसे कहना चाहती हो मंडप में फोन को लेकर कौन आता है। शिवाय आर्या की बात समझता हुआ बोला, मुझे लगा शायद तुम ले आई हो। तुम छोटी हो ना, शायद कोई बचपना कर दिया हो, लेकिन आज तो तुम मैच्योरिटी दिखा रही हो। छुई मुई मुझे राजवीर से बात करनी है, बहुत जरूरी बात करनी है। क्या करूं, तुम ही अपना दिमाग लड़ा दो। हाँ जानता हूं तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है, लेकिन जितना भी है कोशिश करो, शायद तुम ही मुझे कुछ आइडिया दे दो। शिवाय की बेतुकी बातें सुनकर तो आर्या हैरानी से शिवाय को ही देखती रही। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।